हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको समविभव पृष्ठ। ठीक है। अब जैसा कि इसके नाम ही डिनोट कर रहा है कि हिंदी में बोले समविभव पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव समान हो। ठीक है, उसको समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल इक्वल हो, हमको ऐसा उल्टा जाना है, सरफेस पोटेंशियल इक्वल। ऐसा सरफेस जिससे पोटेंशियल इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव समान हो उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। अब देखो, इक्वल बोल सकते हैं फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं कि ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो या फिर कांस्टेंट हो। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी कि ऐसा सरफेस है ना जिसमें पोटेंशियल इक्वल हो। ये तो ठीक है, ये तो हेडिंग से देख लिया है, लेकिन इसमें एक वर्ड और ऐड करेंगे। क्या करेंगे वो? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि ए सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पोटेंशियल इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट देखते हैं क्या होती है। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, उनकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है ना, जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कैसे? ऐसे, मतलब 90 डिग्री पे। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो इसको, तो इसके परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों की। पहली बात तो ये हो गई। अब कोई बोलेगा कि अगर ये सरफेस थोड़ा कर्व्ड हुआ तो वो हम एग्जाम्पल करेंगे ना इसके, तो उसमें बता देंगे कैसे होता है ये। अभी सेकंड देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? देखो, अभी डेफिनेशन से बोला है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो डेफिनेशन में बोला था कि इसके 2 पॉइंट है। मान लो ये ए पॉइंट मान लो इसको, और इसको बी मान लो। तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको वी ए से डिनोट कर रहे हैं, और इसको वी बी से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी बोला था कि ये दोनों इक्वल होगा, मतलब वी ए, इसको वी मान लो, इसको भी वी मान लो। अब ये दोनों इक्वल हैं, वी ए और वी बी, तो हम वी ए माइनस वी बी निकालेंगे। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये जीरो निकल के आएगा। वी बी माइनस वी ए निकाल लो तो ये भी जीरो निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? दोनों की वैल्यू वी है, इसकी भी वी थी, इसकी भी वी थी। नाम ही था ना इक्विपोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इक्वल रहेगा। ऐसा सरफेस जिसको पूरे पे कहीं पे भी चेक कर लो, अब ये सरफेस दिख नहीं रहा, ऐसा मान लो इसको, सरफेस को ऐसा, तो इस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ मर्जी हो, सब जगह पोटेंशियल वी 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 रहेगा, वी 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 वी। अब इनका नाम अगर देना चाहो इसको ए बी सी ऐसे, तो यहाँ पे वी ए हो गया, वी बी हो गया। तो अब वी वी है तो माइनस करेंगे ना, वी ए माइनस वी बी, तो जीरो ही निकल के आएगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इस पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, इस पर वर्क डन मतलब किया गया कार्य, ये भी जीरो होगा। ये क्यों होगा जीरो? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो जीरो कैसे होता है। कई बार क्या है, थर्ड पॉइंट ही पूछ लेता है एक, वो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हमारा, समविभव पृष्ठ होता है, उस पर जो वर्क डन होता है वो जीरो निकल के आता है। वो कैसे निकल के आता है? ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया तो तीनों बात बोल देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन या फिर दिशा उसके है ना सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं उन पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर विभवांतर होगा, वो जीरो होगा। ठीक है। तीसरा क्या है? वर्क डन होगा ना, ये जीरो होगा। अब ये कैसे होगा, इसका प्रूफ देख लेते हैं।
क्योंकि कई बार वो तीसरी करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया मान लो उसने कि वर्क डन जीरो क्यों होता है, तो वो देख लेते हैं। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक सरफेस बना लेते हैं, कोई भी सरफेस है ये तो सिंपल, ये चीज़ हमें पता है कि इस पर जो पोटेंशियल है ना हर जगह इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे एक ए पॉइंट मान लिया और यहाँ पे एक बी पॉइंट मान लिया। अब वो ये वर्क डन क्या होता है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहे हैं, तो यहाँ इस वाले पे पोटेंशियल वी मान लो, इस जगह वी मान लो, क्योंकि सेम ही रहेगा। तो देखो ये फॉर्मूला था ना, पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, उससे थोड़ा सा उठा के चलते हैं। वहाँ पे हम निकालते थे ना वी बी माइनस वी ए इक्वस टू वर्क डन, कहाँ से कहाँ, ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में, अपॉन कोई भी चार्ज को लेके आ रहे थे क्यू को, है ना। पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस की, जस्ट उसका एक्सप्रेशन लिखा है वी बी माइनस वी ए इक्वस टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अब हमको पता है कि ये वी ए और वी बी दोनों इक्वल हैं, यहाँ साइड में लिख लो, वी ए इक्वल्स टू वी बी, इक्विपोटेंशियल इसकी सरफेस मतलब डेफिनेशन से था ना, इनकी वैल्यू वी मान ली, तो इसकी जगह वी रखो, इसकी जगह वी रखो, तो डब्ल्यू ए बी करके अपन क्यू लिखो, ये हो गया जीरो, डब्ल्यू ए बी अपन क्यू, तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी जीरो। तो यहाँ से हो गया ये मतलब ये वर्क डन निकल के आ गया जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल होता कैसे है। इसके एग्जाम्पल थोड़े देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल खूब सारे ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल समझा के इसको फिनिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल्स देखो इसके, दो ले रहे हैं, एक तो पॉइंट चार्ज है उसके लिए। पॉइंट चार्ज के लिए कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट चार्ज था मान लो, प्लस क्यू मान लो इसको, या फिर माइनस क्यू मान लो, प्लस क्यू के निकाल के दिखा दूंगा प्लस क्यू से। अब इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, वो ऐसे होता है कि कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल, मतलब ऐसे स्फेरिकल सरफेस जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। देखो लग ऐसा सर्किल जैसा रहा है, वृत्त जैसा, लेकिन ये मान लो इसको इस क्यू को बॉल समझ लो, तो ये बॉल के अंदर इसके ऊपर एक बॉल है, फिर बड़ी बॉल है, फिर और बड़ी बॉल है, तो ऐसा है ये सरफेस 3D में, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अभी बोला था ना कि ये सरफेस, ये वाला सरफेस, इसको पहला सरफेस मान लो, तो सरफेस S1 S2 और S3, इनके ऐसे नाम लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा। अब देखो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, वो कैसे होती थी, ऐसे दूर की तरफ, प्लस क्यू से दूर की तरफ ऐसे। कितनी बना लो, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। ये बनाइए, ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं इनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस हिंदी में बोल लेंगे इसको, इनको विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब ये होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इनकी डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये सरफेस था, ये इनकी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे देख के नहीं लग रहा कि यहाँ पे देखो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी तो उसी में यही तो बात करी थी, तो लिख दो सब जगह चाहे तो, पर या फिर एक जगह लिख दो, सबके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये बन गया इक्विपोटेंशियल, सब में किसी में देख लो, क्योंकि ये स्फीयर था तो उसके सेंटर से जो लाइन निकलेगी ना वो उसका परपेंडिकुलर ही निकल के आएगी सरफेस का। तो पहला सरफेस, दूसरा, तीसरा। अब देखो ये तो हो गया इसके लिए। अब बात कर लेंगे अगर माइनस चार्ज होता तो क्या होता, माइनस क्यू होता, तो वैसे इसी से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मान लो एग्ज़ाम में आ गया तो फ़र्क बस इतना सा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी बस, बाकी सरफेस तो ऐसे ही थे। अब ये डायरेक्शन अंदर हो चाहे बाहर हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो ये सरफेस बनाया पहला, दूसरा बनाया और ये तीसरा बनाया,
तीनों के लिए देखो 90 डिग्री आ रहा है अब भी निकल के, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया। अब मैं करता हूँ दूसरा। अब ये तो सरफेस क्या था हमारा, पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होते हैं। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। हिंदी में बोलेंगे कि सकेंद्रीय, जिनका केंद्र सेम हो, सकेंद्रीय सरफेस होते हैं ऐसे स्फेरिकल, मतलब गोलाकार। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ऐसे होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल स्पेस सेम रहेगा। अब इसके लिए बनाएंगे ना हम, कैसे बनाएंगे, ये बोला था कि उसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख भी दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखो यही बोला था ना कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं, ये इसके परपेंडिकुलर होती है, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है ई या एफ की, तो मतलब जो सरफेस होगा कोई यहाँ कहीं होगा, तो ये डायरेक्शन देखो 90 डिग्री की निकल के आएगी हर जगह। इसको S1 मान लो सरफेस, इसको S2 सरफेस, इसको S3 सरफेस। अब ये देखो अगर इनको ढंग से दिखाना चाहो 3D में, ये तो 2D में ऐसा बना सकते हो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ा डायग्राम 3D में बनाना चाह रहे हो तो देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा। कैसे बनाओगे, यहाँ पे मान लो दो ही सरफेस बना रहे हो तुम, मार्कर चेंज करते हैं। ये पहला सरफेस तो ऐसे 3D में बना दिए, ये पहला, ये दूसरा, तो इसको सरफेस S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया। ये जस्ट हमने 3D में बनाया है। तो देखो यहाँ तो ये ऐसे समझो कि सरफेस को हम ऐसे देख रहे हैं, ये सरफेस है तो इसको देख रहे हैं ऐसे, तो ऐसा दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 3D में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो देखो डायरेक्शन हो गई ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और ये सरफेस कुछ ऐसे है, तो दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। ये तो हो गए इनके दो एग्जाम्पल। अब देखो एक तुमको एक रिलेशन करवाता हूँ, वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो देखो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन या फिर रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब हिंदी में बोले विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में संबंध क्या होता है। तो देखो इसको तुम्हारे एनसीईआरटी में ना बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से दे रखा है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो, जो पहले चैप्टर में लिखते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का फॉर्मूला तो सेम साइज सेम ही है। तो E इक्वल टू होता है KQ/R², इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 डाल दी। अब फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव, इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ/R। यहाँ पे R² था, यहाँ पे R है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तुम पूरा लिखना कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का 2 से डिवाइड करने पर। तो देखो LHS में LHS का डिवाइड कर दो, भाग दे दो, इधर इसमें इसका भाग दे दो। तो इधर KQ/R² था, अपॉन ये था KQ/R। अब दो कैंसिल हो रहे हैं, KQ से KQ कैंसिल हो गया,
एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो एक आर बच गया, तो मैं इधर लिख रहा हूँ ई अपॉन वी इक्वस टू, देखो ये 1/r है या फिर ऐसे डिनोमिनेटर में है, ये हर में है ये, तो इसको ऐसे करके आ गया 1/r ऐसे नीचे। अब देखो एक तो रिलेशन ये आ गया ई अपॉन वी इक्वस टू 1/r, या फिर ये ज़्यादा फेमस है ई इक्वस टू वी अपॉन आर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर इसमें आर ये डिस्टेंस का भाग दे देते हैं तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप निकल के आती है, संबंध निकल के आता है। कई बार क्या होता है, जैसे थर्ड चैप्टर में होगा ये यूज आएगा फॉर्मूला बहुत बार, तो थर्ड चैप्टर में आर होता है ना, उसको अगर एल ले लें, मतलब ये डिस्टेंस ही तो है कितना दूर सिचुएटेड है। अब थर्ड चैप्टर में क्या है, वायर लेंगे, एक तो वायर में लेंथ होती है उसकी एल, तो आर की जगह एल रख देंगे, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे ऐसे यूज होगा ई इक्वस टू वी अपॉन एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है।